Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In this video of class 7, you will learn the chapter Reproduction in Plants. To watch more videos of class 7, check the links given in the description box. Might be you all have this question in your mind that what is reproduction? Reproduction क्या होता है? Now let us learn about this term reproduction. The process of producing young ones of their own kind is known as reproduction. अपने जैसे ही और young ones को produce करना, उनको जन्म देना, that is known as reproduction. इस लेसन के अंदर आप reproduction in plants के बारे में पढ़ोगे. So इसके लिए plants के अंदर दो main parts रहते हैं. Plants consist of two main parts. First is vegetative part and second is reproductive part. Now let us learn about these two parts one by one. Now let us learn about the reproductive part. It comprises the flower. A plant may have both male and female reproductive parts born on the same flower or they may be born by different flowers. पौधे का reproductive part जो है वो flowers होते हैं. इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक सेम फ्लावर में भी हो सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकते हैं. वेजिटेटिव पार्ट इट कंप्राइजेज द रूट, स्टेम एंड लीव्स. इट इज कंसर्न विद न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ. पौधे का जो वेजिटेटिव पार्ट है उसमें आते हैं रूट्स, स्टेम और लीव्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, that plant is having various parts. It is having two systems, shoot system and the root system. Plant दोनों साइड से ग्रो करते हैं, उसकी हाइट भी इंक्रीज होती है एज वेल एज उसकी रूट्स भी जो है वो जमीन में उतनी गहरी होती जाती हैं, ग्रो करती हैं. पौधे के हर एक पार्ट का एक अपना रोल रहता है. फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए, फ्रूट जो हैं वो सीड को प्रोटेक्ट करती हैं और जो स्टेम है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है. और जो रूट्स हैं वो पानी और मिनरल्स जो हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करके पूरे पौधे तक पहुंचाती हैं. There are two modes of reproduction, asexual in which only one parent body is involved and sexual reproduction in which two different male and female reproductive parts are involved. Now let us learn about this. First let us learn about asexual reproduction. It is further categorized into first budding, fragmentation, spore formation and vegetative propagation. Now let us learn about these parts one by one. Let us learn about the budding first. Budding is a bulb-like projection occur on the body of the parent organism. The bud grows and finally detaches from the parent cell. बडिंग के अंदर पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड ग्रो करता है और वो धीरे धीरे जैसे ग्रो करता है फिर वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और एक न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो क्रिएट हो जाता है. इस पिक्चर के अंदर आप हाइड्रा की बडिंग के बारे में देख सकते हो. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. इन फ्रेगमेंटेशन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच ऑफ देम ग्रोज इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग. फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो पेरेंट बॉडी है वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाती है, ब्रेक हो जाती है और हर एक पेरेंट बॉडी से हर एक फ्रेगमेंट से एक न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो क्रिएट हो जाता है. अब इसको आप पिक्चर में ध्यान से देख के समझिए कि जैसे एक स्टारफिश है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, उस दोनों पार्ट से, दोनों फ्रेगमेंट से दो कंप्लीट बॉडीज जो हैं वो क्रिएट हो गई, तो इसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. A spore is a small spherical structure which protects the future individual in a thick protective covering. स्पोर फॉर्मेशन जो है वो एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि छोटे छोटे स्पोर्स को एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि अपने ब्रेड के ऊपर मोल्ड्स देखे हैं जो ग्रीनिश कलर में होते हैं, दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो एक थिक स्पोरेंजियम जो दे रखा है उसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे स्पोर्स हैं. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. When new plants are produced from vegetative parts of the mother plant, such as roots, stems or leaves without help of any reproductive organs, it is known as vegetative reproduction. जब कोई भी न्यू प्लांट जो है वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट यानी कि जैसे हमने पढ़ा था रूट, स्टेम, लीव्स जो कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है इनसे ग्रो करता है,
उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 4. फर्स्ट इज रनर, सेकंड इज राइजोम, third is foliar birds, and fourth is corms. Now let us learn about these one by one. First is runner. Runners are modified stems that grow from existing stem just below the soil surface. Runners जो हैं वो एक modified stems हैं जो कि एक existing stem से मिट्टी के बिल्कुल साथ साथ या मिट्टी के नीचे grow करती हैं। जैसे आपने देखा है कि घास जो है उसके अंदर भी वो भी एक runner का ही एक example है। Second is tuber. Tuber is a swollen end of a special underground stem. It has number of eyes on its surface that grows into bud. Tuber जो है वो underground stem का एक swollen end है जिसमें food stored रहता है। इसके ऊपर काफी सारी छोटी छोटी eyes होती हैं और इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। जैसे कि आप पिक्चर में पोटैटो प्लांट को देख भी सकते हैं, उसकी स्टेम में कई सारे छोटे छोटे swollen stems हैं जिससे कि आलू जो है वो ग्रो कर रहा है। ऐसे प्लांट्स में जो कि फोटोसिंथेसिस में जो भी खाना बनता है वो इन्हीं स्टेम्स की जो स्वोलन एंड है इनमें स्टोर होता है। नेक्स्ट इज राइजोम. राइजोम्स आर रूट्स लाइक स्टेम्स दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडर द ग्राउंड, स्वोलन विद फूड स्टोर्ड. इट हैज बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो. स्वोलन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे आप जिंजर देखते हो, टर्मरिक देखते हो, दीज आर ऑल्सो स्वोलन स्टेम्स जिनके ऊपर बर्ड्स होते हैं जिससे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है। नेक्स्ट इज फॉलियर बर्ड्स. फॉलियर बर्ड्स में इन ब्रायोफिलम रोज ऑफ फॉलियर बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ लीफ मार्जिन्स. दीज बर्ड्स मे ड्रॉप फ्रॉम लीफ एंड ग्रो अप इनटू न्यू प्लांट्स. अगर आपने कभी ब्रायोफिल्म का प्लांट देखा है, उसकी लीव्स के ऊपर, उसकी लीफ मार्जिन पे छोटे छोटे पौधे जो हैं, छोटी छोटी लीव्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। अब जब ये नीचे गिरते हैं तो इनसे एक न्यू प्लांट जो है वो क्रिएट हो जाता है और इन छोटी लीव्स के गिरने पे एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है उसी के आसपास। नेक्स्ट इज कॉम्स. दीज आर the swollen stems in which lots of rhizomes join together to develop into new plants. कॉम्स एक ऐसे swollen stems होते हैं जिसमें बहुत सारे rhizomes जो हैं वो joined होते हैं और new plants जो हैं वो develop होता है. Its example is gladiolus. Artificial method of vegetative reproduction. The vegetative mode of propagation are adopted by many farmers and horticulturists to produce healthier crops with more desirable qualities. These methods include cutting, layering, grafting, and tissue culture. For better qualities of crop और healthier crops, जो किसान हैं, horticulturist हैं, वो अलग अलग methods को use करते हैं जिनमें कि 4 basic methods आते हैं. First is cutting, layering, grafting, and tissue culture. Now let us learn about the cutting first. In cutting, a plant like rose or sugarcane having nodes and internodes is cut off and planted in moist soil. It produces roots and grow into a new plant. कुछ पौधे जैसे कि रोज है, शुगर केन है, इनकी नॉड्स या इंटरनॉड्स से इसको कट करके मिट्टी में लगाया जाता है और नमी होने के कारण, मिट्टी में मॉइस्ट मिट्टी के कारण उस पौधे की जड़ें जो हैं उस मिट्टी में ग्रो करनी स्टार्ट कर देती हैं और एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप करता है. नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग. इट इज यूज्ड इन horticulture to develop new varieties of fruit plants. The stem of plant to be grafted is known as the scion and the root is called the stalk. अब इसके अंदर क्या है, हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है न्यू वैरायटी प्लांट की या फ्रूट प्लांट्स की, उसके लिए ग्राफ्टिंग का मेथड को यूज करते हैं और इसके अंदर जो स्क्योन है, जो प्लांट को ग्राफ्ट करना उसको स्क्योन बोला जाता है और जो रूट है उसको स्टॉक बोलते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जिस पौधे की टहनी को कट करके लगाया जा रहा है उसे स्क्योन बोलते हैं और जिस पौधे में लगाया उसको स्टॉक कहा जाता है. Next is layering. A branch of the plant is bent towards the ground
and covered by moist soil. Plants like jasmine and bougainvillea are developed by this method. लेयरिंग के मेथड में पौधे की एक ब्रांच को मिट्टी में दबाते हुए उसे गीली मिट्टी से, मॉइस्ट मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। धीरे धीरे उसकी रूट्स वहां पे डेवलप करनी स्टार्ट कर देती हैं और एक नया पौधा ग्रो कर जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि जैस्मिन प्लांट और बोगनविलिया। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि टिश्यू कल्चर के अंदर प्लांट का कुछ पार्ट्स है जैसे रूट है, स्टेम है, लीव है, उनको एक स्टिमुलेटिंग सॉल्यूशन के अंदर उनसे टिश्यू लेकर उसके अंदर रखा जाता है। फिर उसमें कुछ हार्मोन्स को और न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। आजकल टिश्यू कल्चर को डिजायर्ड वैरायटी की डेवलपमेंट्स पौधे में करने के लिए, चेंजेस करने के लिए यूज किया जाता है। Now let us learn about the sexual reproduction. In flowering plants, flowers are reproductive organs. Some flowers like rose and sweet pea contain both male and female reproductive organs. They are hermaphrodites and are known as complete or bisexual flowers. Flowering plants के अंदर flowers जो हैं वो reproductive organs हैं। कुछ flowers जैसे कि rose है या sweet pea plant है, इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो दोनों प्रेजेंट रहते हैं एक ही फ्लावर में। इनको इसीलिए हर्माफ्रोडाइट्स बोला जाता है और इनको कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं। द स्टेमन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स which contains the male reproductive cells. The ovules present in the ovary in the lower part of the plants contain the female egg cells. स्टेमेन जो है वो एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, और जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव एग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पॉलिनेशन। व्हेन द एंथर्स आर मैच्योर they rupture and burst open releasing the pollen grains. The pollen grains being light are carried away by agents such as wind, water, insects and animals. They land on the stigma of the same flower or a different flower. This transfer of pollen grains from an anther to stigma is called pollination. जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर और टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। जब किसी पौधे के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर या उसके उसी सेम पौधे के दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इन दिस प्रोसेस द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। इट टेक्स प्लेस बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। क्रॉस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक प्लांट के दूसरे डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, बट वो दोनों प्लांट जो हैं वो सेम स्पीशीज के होते हैं, तभी आगे फर्दर पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स एंड विंड आर द मोस्ट कॉमन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। फॉर एक्वेटिक प्लांट्स वाटर सर्व्स एज द पॉलिनेटिंग एजेंट। अदर एजेंट्स लाइक squirrels, bats and birds also help in the pollination. One such bird is the hummingbird, has a long beak to drink nectar. While visiting the flower, it accidentally rubs off the anther and some of which fall off on the stigma. Insects और wind जो हैं वो सबसे common agent of pollination हैं, और पानी जो है वो भी एक pollination agent के तौर पे serve करता है। जैसे squirrels है, bats है, birds हैं, they also are the part of the agents of pollination. Insect pollination. Insect pollination के अंदर क्या है? Insects attract by the color and the scent of the petals. They collect nectar from flower. Nectar is a sweet liquid usually present at the base of flowers. Pollen grains from anthers stick to the insect's body. The grains get rubbed off when the insect visit to the other flower to collect the nectar.
इंसेक्ट्स जो हैं वो पौधों के और फ्लावर्स के सुंदर कलर और उनकी खुशबू के कारण उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर जब वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फ्लावर्स के पास जाते हैं तो उनकी बॉडी पे कुछ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और वो फिर जब दूसरे पौधे पर जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, वहां पर उसके स्टिग्मा के साथ स्टिक हो जाते हैं, और इस तरीके से इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और पॉलिनेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट इज विंड पॉलिनेशन। विंड helps in the transferring pollen grains from one flower to the stigmas of the other flower. This happens mostly in plants which have flowers with petals or with no petals at all. They do not produce nectar. Corn, wheat and grasses depend on wind pollination. Wind pollination ज़्यादातर उन flowers में होता है जिनकी या तो कोई भी पेटल्स ना हो या फिर बहुत कम पेटल्स होती हैं, जिसके कारण विंड से वो पोलन ग्रेन्स इजीली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो सकते हैं, और इन पौधों में उन फ्लावर्स पे नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं होता। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉर्न है, वीट है और ग्रास है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। Once pollen grains has landed on the stigma of the same species, it germinates. A sugary solution is secreted by the stigma and the pollen grains respond to this liquid and start growing. The pollen tube carries the male gamete. After reaching the ovule, the tip of the tube bursts, releasing the male gamete. The male gamete fuses with female gamete to form zygote. This process is called as fertilization. फ्लावर के स्टिग्मा में एक शुगरी सॉल्यूशन जो है वो रिलीज होता है, जिससे कि पोलन ग्रेन्स उसको रिस्पॉन्ड करते हुए उस लिक्विड को वहां पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और इससे मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सीड फॉर्मेशन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन wither away and fall. The style and stigma also fall. Only ovary remains. This contains a fertilized ovule which contains a zygote. The zygote begins to divide and forms the embryo. The walls of ovule develops the hard layers. Ovules develops into seeds consisting of a baby plant, the embryo. The embryo contains one or two cotyledons with stored food. They are covered with hard protective seed coat. जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो पेटल्स, स्टेमन्स और स्टिग्मा है ये सब हट जाते हैं, वहां से ये सब झड़ जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, और सिर्फ ओवरी बचती है। ओवरी जो है वो फिर डेवलप होना स्टार्ट होती है, उसमें सेल डिवीजन के प्रोसेस से एम्ब्रियो ग्रो करता है। उसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो भी हार्ड लेयर्स को डेवलप करते हैं। इसके अंदर सीड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, और जो ओवरी है वो फ्रूट, और इनके आसपास एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको सीड कोट कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि इसमें एक फ्लावर से पहले पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में जो इसके आसपास स्टाइल, स्टिग्मा, सेपल्स वगैरह थे वो सब हट जाते हैं, और सिर्फ ओवरी और ओव्यूल्स ही बचते हैं। ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, और जो ओवरी है वो फ्रूट में। Now let us learn about the fruit formation. All flowering plants are characterized by having seeds enclosed by a fleshy covering. The fruit is the ripened ovary. As seed formation proceeds, the ovary begins to swell and changes into fruit. Some fruits, like those of fleshy mangoes, are sweet and juicy. Others, like those of almonds and walnuts, become hard and dry. A fruit can have no seeds or one seed or more seeds inside them. फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो ओवरी है वो पककर फ्रूट फॉर्म करती है। जैसे ही सीड फॉर्मेशन के बाद में सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ओवरी जो है वो स्वेल होकर फ्रूट फॉर्म करना स्टार्ट करती है। कुछ फ्रूट्स जो हैं जैसे कि मैंगो वो मीठे होते हैं और जूसी होते हैं, और कुछ फ्रूट्स जो हैं जैसे कि आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं,
ये हार्ड हो जाते हैं। कुछ फ्रूट्स में सीड्स होती हैं, कुछ फ्रूट्स में एक सीड होती है, किसी में कोई भी सीड्स नहीं होती और किसी में बहुत सारी सीड्स होती हैं। अब आप इस पिक्चर में देख के एक फ्लावर को और एक फ्रूट को दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो किस तरीके से फ्रूट में भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ओवरी जो है वो स्वेल होकर फ्रूट फॉर्म कर देती है और जो ओव्यूल्स हैं वो उसमें सीड्स के रूप में रहते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब पॉलिनेशन का प्रोसेस भी हो गया पौधे में, फर्टिलाइज भी हो गया वो पोलन ग्रेन्स। अब क्या होगा, अब जो सीड्स फॉर्म हुई वो सीड्स डिस्पर्स होंगी। इसके अलग अलग एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उनके बारे में अब पढ़ते हैं। What is dispersal of seeds? Let us learn. The process by which seeds of fruits are scattered over a large area in order to healthy growth is called the dispersal. जब किसी एक फ्रूट की सीड्स जो हैं वो काफी बड़े एरिया में स्कैटर यानी कि बिखेर दी जाती हैं या बिखर जाती हैं, तो उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए उस प्रोसेस को हम डिस्पर्सल बोलते हैं या डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बोलते हैं। There are various ways or methods of dispersal. Let us learn about them one by one. First is dispersal by wind. Seeds which are light and dry are dispersed by wind. Seeds of cotton or dandelion have tiny hairs surrounding them, while maple seeds has wings attached to it. These adaptations help the seeds be carried by the wind. जो सीड्स बहुत ही लाइट वेट होती हैं, बिल्कुल ड्राई होती हैं, उनके अंदर डिस्पर्सल जो है वो विंड के द्वारा होता है। जैसे कि कॉटन की सीड्स हैं या डैंडलिडियन है, जिनके अंदर सीड्स के पीछे विंग्स रहती हैं जो कि एक पैराशूट के काम करती हैं, जिससे हवा के चलने से सीड्स इजीली एक जगह से उड़कर दूसरी जगह विंड के सहारे चली जाती हैं। Dispersal by water. The seeds and fruits to be dispersed by water usually develop spongy or fibrous outer coats. The coconut seed has a thick coat of fiber that enables it to float in water. The lotus fruit has a spongy part that enables it to float. These plants grow near water and their seeds are carried to far off places by water. जो फ्रूट्स या सीड्स जो हैं वो वाटर से डिस्पर्स होते हैं, उनके अंदर स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट्स रहते हैं। जैसे कि कोकोनट है या लोटस है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते। कोकोनट जो है वो वाटर में ट्रैवल कर रहा है, इसके अंदर ही इसका पौधा जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। फिर अगर वो कहीं किसी वाटर सरफेस के बाहर किसी समुद्र के किनारे लैंड करता है तो वहीं पर उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वहां पर फिर वो रेत के कारण वहीं पर जब रुक जाता है वो, वहां से एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से वाटर जो है वो डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करता है, जिससे सीड जो है वो ट्रैवल करके दूसरी जगहों पर चली जाती है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. सम सीड्स सच एज एक्जेंथियम एंड टाइगर नेल हैव हुक्स और स्पाइन्स which help them to stick to the fur of the animals or to our clothes and get carried away. Some seeds eaten along with the fruit pass out unharmed in the waste and germinate when they fall. कुछ सीड्स जो हैं जैसे कि एक्जेंथियम है, टाइगर नेल है, ये एनिमल्स की जो फर होती है उनके साथ चिपक जाती हैं या फिर जो कपड़े हैं हम लोगों के उनके साथ चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं और फिर ये जहां पर अगर गिर गए तो वहां पर, नहीं तो अगर किसी एनिमल ने खा लिया तो उसका जो वेस्ट होगा उसके थ्रू वहां से ट्रैवल कर देती हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों ही डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पर्शन बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. मेनी फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क. This results into seeds being scattered far away from the parent plant. The fruit of geranium, balsam, castor and the pea burst on drying. कुछ पौधों के अंदर फ्रूट्स जो हैं वो बर्स्ट होते हैं, उनमें जो ब्लास्ट होता है उसकी सीड्स जो हैं वो काफी बड़े एरिया में पेरेंट प्लांट से दूर स्केटर होके फैल जाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं जेरेनियम, बाल्सम, कैस्टर एंड पी। अब इसको हम एक पिक्चर के सहारे समझते हैं। जैसे कि ये फ्रूट नीचे गिरा, इसके सीड्स फैल गए
पानी की बूंद टच हुई तब भी इसमें ब्लास्ट हुआ, इसके सीड्स काफी दूर तक फैले। ये देखो कैसे इसमें ब्लास्ट हो रहा है, कोई भी चीज थोड़ी सी टकराने पर भी इसमें ब्लास्ट हो रहा है और इसके सीड्स जो हैं वो कितने बड़े एरिया में फैल रहे हैं। दिस इज नोन एज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। लास्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब जो सीड स्कैटर हुई वो कहीं पे जर्मिनेट करेंगी। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट फ्रॉम इट्स सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड्स नीड फेवरेबल कंडीशन टू जर्मिनेट such as air, moderate temperature, moisture and soil. A seed germinated into a baby plant which further makes food by photosynthesis and begins to depend on its own food. अब जो सीड स्कैटर हुई वो कहीं पे जर्मिनेट करेंगी। उसके जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड रहती हैं, जैसे कि हवा, टेम्परेचर, मॉइस्चर और मिट्टी। इन सब चीज जो बेबी प्लांट है उसको जर्मिनेशन में हेल्प मिलती है। जब प्लांट जर्मिनेट होना, जो सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट होती है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और पौधा अपने ही खाने पर निर्भर करना स्टार्ट कर और प्लांट की डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहता है। जो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर होता है उससे प्लांट इजीली ग्रो करता है। अब जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक सीड जो है उसको वो किसी मिट्टी में या सॉइल में गिरी, फिर वो धीरे धीरे जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो पौधा ना सिर्फ अपने शूट से ग्रो करता है बल्कि उसके रूट्स भी डेवलप करती हैं, वो भी मिट्टी में ग्रो करती हैं। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होगी वैसे वैसे उसकी मिट्टी में रूट्स जो हैं वो भी ग्रो करेंगी। Now you can see that label diagram of a flower. Practice drawing this label diagram of a flower in your notebooks. If you have any doubts regarding this video, you can ask us in the comment section. Or if you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe to CSA tutorial for more such videos. Thanks for watching, dear students.